नमस्कार फ्रेंड्स। ये आज से हम लोग ये जो घटना चक्र का जो बुक है, ये हिस्ट्री का बुक है 2022 का। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हिस्ट्री का, ये मैक्सिमम इसी घटना चक्र में देखने को मिलता है। और जब ये घटना चक्र यदि पूरा हम लोग सोल्व कर लेंगे, यानी रिवीजन कर लेंगे बढ़िया से, तो कोई भी ऐसा शायद एग्ज़ाम नहीं है, खासकर यूपी पीसीएस है या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो हिस्ट्री का मान लिया 25 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से आपको 21-22 क्वेश्चन इसी बुक से आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं। तो हम लोग आज रिवीजन करेंगे। इसमें 3 पार्ट है, एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है। तो इसमें देखिए सब जो दिया गया है, इसमें जैसे इसमें पूरा कंटेक्स्ट दिया गया है, यानी भारतीय इतिहास का सब देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास दिया है। उसके बाद ये 8 खंडों में बांटा है, फिर मध्यकालीन देख रहे हैं यहाँ पर दिया है, और फिर मॉडर्न का दिया है। तो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है हम लोग को मॉडर्न से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले मॉडर्न चलते हैं, उसके बाद एंशिएंट तब मिडिएवल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे मॉडर्न से, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो हम लोग उसी को आज क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो इसमें आइए चलते हैं, उसमें हम लोग किसमें, मॉडर्न में, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ से हम लोग आज इसी का रिवीजन करते हैं। तो कहाँ चला गया ये 350, हाँ ये है, देखिए है ना, कि आधुनिक यूरोपीय यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास जो दिया गया है इसमें, इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। पहला ये यानी मॉडर्न हिस्ट्री आज रिवीजन करेंगे स्पेक्ट्रम, ये घटना चक्र से। तो यहाँ पर नोट्स बना के दिया गया है, तो नोट्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। चूँकि इसी नोट्स का फिर क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है तो ज़्यादा हम लोग समय न वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन पर हिट करेंगे। चूँकि पढ़े हैं हम लोग किसी न किसी बुक से, तो क्वेश्चन पर ज़्यादा हिट करेंगे तो अच्छी बात रहेगा। ये देखो उसका कुछ नोट्स दे रहा है, यानी दे दिया है पहले। तो हम लोग नोट्स नहीं पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग भी अपना बुक पढ़े हैं, तो उसी बुक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर उतरेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या आया है। ये 2004 में छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है जो देखिए कि क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करा वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है 1498 ईस्वी में, क्योंकि वास्को डी गामा जो है कालीकट 1498 एडी में ही पहुंचा था भारत में। और इसका व्याख्या भी यहाँ दिया गया है, तो हम लोग को रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इसी क्वेश्चन का व्याख्या, करा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो रिलेशन स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, यानी भारत में सबसे पहले जो आया वह पुर्तगाली ही थे, यानी कि पुर्तगीज सबसे पहले थे। पुर्तगीज, और उसके बाद आया कौन, डच आया था, उसके बाद फ्रेंच आया, यानी कि डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, तब हम लोग के यहाँ फ्रांसीसी आया था। तो इसी के बारे में कह रहा है कि सबसे पहले भारत से यदि जो संबंध स्थापित करने वाले थे वह पुर्तगाली लोग ही थे। वहीं लिखा है प्रथम जो पुर्तगीज था वह वास्को डी गामा था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो है कालीकट पर 20 मई 1498 को आया। कुछ किताब में लिखा हुआ है 17 मई 1498 को। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यदि इसमें पूछता है तो सीधा डेट नहीं देता है 20 मई या 17 मई, सीधा लिखता है 1498 ईस्वी में। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब उसने यहाँ पर आया तो वह नए समुद्री मार्ग की खोज किया था, कौन, जो वास्को डी गामा। कब, 20 मई 1498 को। कालीकट के उस समय जो शासक था जमोरिन था, जो वास्को डी गामा का वेलकम किया। जो पुर्तगाली व्यापारी था उसने भारत के कालीकट हो गया, ये याद रखना है, कालीकट, गोवा,
दमन और दीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर अपनी सबसे पहली व्यापारी कोठी वहाँ पर वो स्थापित किया। और 1505 ईस्वी में एक वहाँ का गवर्नर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये बहुत बार क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगीज वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। यानी एग्जाम में इसको बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये देखिएगा इसी में आपको रिपीटेशन भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये याद हम लोग रखेंगे कि भारत में जो प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय था या गवर्नर था वह कौन था? अल्मीडा था। ये कब बनकर आया था? 1505 ईस्वी में। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इसने हिंद महासागर में अपना एकाधिकार बनाना चाहा, यानी प्रभुत्व बनाना चाहा। और इसने ही, अल्मीडा ने ही एक बात याद रखें कि यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का भी प्रतिपादन किया था। तो इसमें तो एक बात हम लोग को याद रखा कि 1498 में वास्को डी गामा तो आया था भारत में, इसने ही भारत की खोज भी की। लेकिन इससे ज़रूरी बात ये है कि ये रखना है कि 1505 ईस्वी में ये भारत का यानी कि पहला वायसराय और गवर्नर था, यानी प्रथम पुर्तगाली कह सकते हैं, जो इन्होंने आकर ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाया था। तो ये याद रखना है क्वेश्चन में। आगे चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? खरा निम्न में कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो अभी हम लोग देखे थे कि 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगीज जो आया था वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। तो यानी ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित करने वाला अल्मीडा होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। आंसर भी दे ही रखा है इसमें। आगे देखिए कितनी वह महत्वपूर्ण था जो बात यानी कि पूछा गया है। ये देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कितनी बार ये रिपीटेशन यूपी में किया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन था? तो पुर्तगीज था, यानी सबसे पहले पुर्तगीज लोग यहीं आया। फिर पूछा था कि वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो अभी पढ़े हैं 1498 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी याद हम लोग को था कि अल्मीडा है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या भारत में प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर बनकर आया था ये। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? करा निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो कालीकट में अभी पढ़े थे हम लोग, जमोरी ने स्वागत किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या एक मिलान करने वाला आया है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है कि कौन सा सही है इसमें, है ना। तो देखिए इसमें कौन सा है? इधर दिया है समुद्री यात्री दिया है और उस देश का नाम इधर दिया है। देखिए वास्को डी गामा है, तो ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा होगा। वास्को डी गामा अभी हम लोग पढ़े थे भारत की खोज, यानी कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था, यानी ए का दूसरा आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन है ए का दूसरा, यानी कि सी नंबर है। तो ऐसे ही बी नंबर, सॉरी, ऐसे ही सही होगा क्योंकि बी ए का सेकंड नंबर कोई और ऑप्शन में नहीं है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हम लोग कन्फर्म है कि वास्को डी गामा है। यदि नहीं जानते तब आगे हम लोग और देखते हैं। कोलंबस आपको पता होगा कि अमेरिका का खोज, यानी कि स्पेन यात्री था जो अमेरिका का खोज किया, तो यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। कैप्टन कुक के बारे में आपको पता होगा, ये ब्रिटेन के खोज किया था और तास्मान ने हॉलैंड की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर लिख भी दिया है उसका व्याख्या कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, ये स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमेंड लैंड, यानी आजकल तस्मानिया है, तथा न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने किया है। आगे देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। जो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यदि वास्तविक संस्थापक पूछे तो उसका सही उत्तर होगा अल्बुकर्क। ये न कि जो हम लोग अल्मीडा मारे हैं पढ़े हैं वो नहीं मारना है, वो तो भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया था, लेकिन असली मायने में जो अल्बुकर्क था इसने पुर्तगालियों का, यानी कि पुर्तगाली जो लोग था उसका वास्तविक संस्थापक इंडिया में था। ये इनके बारे में देखिए यहाँ डिटेल में दिया भी है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था
अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क कब से कब तक रहा, यानी 1509 से लेकर 1515 तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी जैसे ही इन्होंने गद्दी संभाला, कौन, अल्बुकर्क ने 1509 में ये गद्दी संभाला, और क्या किया ये कि एक साल के बाद ही यानी 1510 ईस्वी में इन्होंने जो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह था उससे गोवा को ये जीत लिया। और ये जैसे ही गद्दी पर बैठने के बाद जीता तो इसकी एक बहुत ही पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल गया। गोवा की विजय से क्या हुआ कि जो दक्षिण पश्चिम जो मैप में देखेंगे आप, जो समुद्र तट है उसमें पुर्तगाली नौसैनिक अपनी मोहर लगा दी, प्रभुत्व लगा ली, यानी कि अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही वह क्या किया कि क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की भी स्थापना कर दिया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क इसीलिए ऐसा काम किया, इन्होंने जितने भी पुर्तगीज थे उसको कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो, ताकि उससे क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग का पकड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके द्वारा कोई यहाँ पर फिर हम लोग का विरोध नहीं कर पाएगा। ये बहुत दूर से सोचता था अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के बारे में याद रखना है पहला पॉइंट कि ये 1509 से लेके 1515 तक इंडिया में रहा गवर्नर के रूप में। और पहली बार इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से क्या किया, गोवा छीन लिया। और ये सब इनकी कहलाम था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, ताकि यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रीय यानी कि प्रभाव क्या हो, बना हुआ रहे। तो ये इसका मेन उद्देश्य था अल्बुकर्क का। तो हम लोग याद रखेंगे कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो कौन है, अल्बुकर्क, इतना याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन नंबर है जिसके बारे में कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में क्या है, आया हुआ है। तो वही है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, यही क्वेश्चन तो गलत है। यानी कि गोवा पर अभी हम लोग पढ़े थे अल्बुकर्क ने कब किया था, 1510 ईस्वी में किया था ना, जो यूसुफ आदिल शाह से जीत कर किया था। तो यही पहला ही ऑप्शन सही गलत है। फिर सेकंड तो पढ़ लीजिए, यानी इसका ऐसे आंसर सही 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पीछे क्या किए थे, इसके बारे में पढ़े थे ही। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा 10 नंबर कि 10 नंबर देखिए, कह रहा ना कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम क्या किया था, दुर्ग स्थापित किया था। तो कोचीन में प्रथम दुर्ग ये स्थापित किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था का निर्माण अल्बुकर्क ने किया था, जो 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। ये जब 1503 ईस्वी में ये दुर्ग जब कोचीन में कराया उस समय ये गवर्नर नहीं था, समझ गए ना, ये तो 1509 में बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि समुद्री दक्षिण जो भी हिंद महासागर में कब्जा करने के लिए अल्बुकर्क था, या वो अल्बुकर्क से पहले अल्मीडा था जो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए विख्यात था, तो वह पुर्तगाली ही था ना। तो समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए पुर्तगाली ही थे सबसे पहले। इसके बारे में कुछ दिया है। ये बुक का खासियत ये है कि क्वेश्चन दिया है, उसके बाद कुछ उसके डिटेल भी नीचे दे रखा है। देखिए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो अल्मीडा था 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया,
द्वीप पर अधिकार करने के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर भी एक अधिकार स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से ये पैसा वसूलना यानी जो भी है सामान वसूलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या था। तो हुगली में ये दिया था। इसका व्याख्या देखिए यहाँ दिया है कि पुर्तगाली गवर्नर एक था, इनके बारे में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इसके बारे में भी ज़्यादा पूछता है। एक तो अल्बुकर्क के बारे में पूछता है, उसके बाद अल्मीडा के बारे में पूछेगा और एक ये महत्वपूर्ण नीनो डा किन्हा है। नीनो डी कुन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको अंग्रेज इनसे तबाह हो गए थे और अंत में इसको वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करके इनको बुलाया गया था। तो देखिए महत्वपूर्ण पर्सन थे, गवर्नर थे। जो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा वह 1529 से लेके 38 तक गवर्नर रहा था। इतने सालों तक, लगभग 9 साल तक ये गवर्नर रहा। मद्रास के निकट सेंथोमी, याद रखना है कि मद्रास के निकट कौन, सेंथोनोमी, और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां इन्होंने स्थापित किए। भारत के पूर्वी समुद्री तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इन्होंने किया था। कौन, नीनो डा किन्हा 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक, जो 1534 ईस्वी की घटना है कि जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने बंगाल के शासक कौन थे उस समय, तो गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति इन्होंने क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में इन्होंने अनेक पुर्तगाली बस्तियों की भी स्थापना की, जैसे चटगांव है जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा ने डचों में गुस्तावुस के किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिश का भी प्रमुख केंद्र था। तो ये इसका व्याख्या था। तो ये याद रखना, नीनो डा कुन्हा 1529 से 38, ये बहुत सारे अभी मिलेंगे आपको नीनो डा कुन्हा के बारे में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पांडिचेरी, वर्तमान में हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले पांडिचेरी पर भी, चूँकि पुर्तगाली लोग इंडिया में सबसे पहले आया, तो आने के बाद ही ये सबसे पहले वहीं पर कब्जा कर लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, और ये गलत है। आगे चलिए, क्या है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं, भी गलत है। पांडिचेरी पर अंग्रेज भी कब्जा किया था, सब कब्जा किया था, यानी चेथरी उड़ा दिया था पांडिचेरी पर कब्जा करके। देखिए इसके डिटेल में बताया है कि कौन सबसे पहले यहाँ पर कब्जा किया है। देखिए पांडिचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। लिखा ना, सबसे पहले पांडिचेरी पर कौन आया, पुर्तगाली लोग आया पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने ये भी अपना व्यापारिक, पहले तो पुर्तगाली लोग आया, फिर डेन्स और डच ने भी इस पर हमला किया, इस पर कब्जा किया, बहुत दिनों तक ये भी रहा। फिर 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी भी यहाँ कब्जा कर लिया और उसके बाद 1793 ईस्वी में अंग्रेज ने भी कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। कौन, अंग्रेज लोग सौंप दिया 1814 ईस्वी में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि पांडिचेरी पर पुर्तगाली ने सबसे पहले कब्जा किया, उसके बाद डेन्स और डचों ने, और 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी ने कब्जा किया और फिर 1793 में अंग्रेज ने इस पर कब्जा किया। और जब 1814 में पेरिस की संधि हुई तो उस संधि के पश्चात क्या हुआ कि फ्रांस को फिर ये पुनः लौटा दिया गया। तो ये था फ्रांसीसी यानी कि पांडिचेरी के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कौन कौन कब्जा किया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो चूंकि ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था कौन, अल्मीडा एक पुर्तगाली था, तो पुर्तगाली इन्हें करेगा ना, वही होगा। यहाँ पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में लिया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, करा कि फिर आया 15 नंबर में देखिए, करा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु
हुगली का कौन प्रयोग करता होगा? तो आंसर होगा पुर्तगाली लोग, क्योंकि यही तो वहाँ पर लूट खसोट करने में माहिर था, आया था सबसे पहले यही लोग। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, क्योंकि 2007 में यानी 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बात कह दिया था। तो मैं जो बता रहा हूँ ये लिखा है इसमें, तो पढ़ ही के बता देता हूँ। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? जॉब चारनाक, क्योंकि 2006 में 4 में क्वेश्चन पूछा था, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसके बारे में एक डिसीजन दिया था। वह क्या था वो देखिए। करा कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतांती अथवा सुतनैती, कलकत्ता का एक स्थल है दोनों, चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनाक के कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनाक के आगमन से पूर्व में अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना भी नहीं मनाया जाता है, यानी 24 अगस्त 1690 को अब नहीं मनाया जाता। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चारनाक ने। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि डिसीजन ही बदल दिया कौन? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। तो ज़्यादा ही इसके बारे में उस समय जो कि चर्चा में था, इसीलिए 2004 और 2006 में पूछा। अब बहुत लंबा समय हो गया है, तब नहीं पूछेगा ये। चलिए नेक्स्ट है करा ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा निम्न में से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम कब खुला था? 1688 ईस्वी में। वह मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था ये, ठीक है। 19 नंबर देखिए करा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो डच लोगों ने सबसे पहले आरंभ किया था। यहाँ डिसीजन दिया गया है, यानी कि कंक्लूजन। भारत के साथ व्यापार के लिए जो सबसे पहले है संयुक्त पूंजी कंपनी, जो एक थी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित थी, और इसने ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का नाम पहले था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में यानी डच यानी होलेट संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, है ना। ब्रिटेन नहीं है विकल्प में, नहीं तो वही होता। तो ये बात याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसके बारे में देखिए। करा आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये तो सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश नहीं था, फ्रांसीसी तो था जो गोवा पर बाद स्वतंत्रता के बाद गया है, तो ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये सही है, यानी बी सही है। और कहाँ है? ये यहाँ है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का, ये गलत है ना। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। 1793 में तो था, ये भी गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो यानी कि इसका ये जो व्याख्या है यहाँ दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आराम से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। करा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या है? इसकी सफलता के बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से क्या है। पहला है क्या भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी? हाँ, एकदम सही बात है। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि भारत में यदि राष्ट्रीय भावना रहती तो इंडिया इतने दिनों तक गुलाम नहीं रहती। हर एक क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना, यानी कि राजा हुआ करता था, वो अलग अलग बिखरे हुए था। मुगल जो साम्राज्य था वह हर इंडिया के हर जगह फैला हुआ नहीं था। तो इसके कारण इसमें राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण भी अंग्रेज लोग
बहुत दिन तक राज कर लिया, तो ये बात सही है। दूसरा देखिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, सही बात है, लंदन में मिलता था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सही है, हथियार था तब ना इंडिया वाले को मारता पीटता था। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, सही है, जिसके फलस्वरूप कई जो उन्हें अछूत अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाते, बात सही है, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त, तीनों सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, करा निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था। तो एक कंपनी थी लिवेंट कंपनी, उस समय लिवेंट कंपनी नाम की थी, बाद में यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लिवेंट कंपनी। आप इसके बारे में पढ़ना चाहे तो देखिए डिटेल दिया है। करा है कि लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी भारत में व्यापार करने के लिए लिवेंट कंपनी यानी स्थल मार्ग से 1593 ईस्वी में ये डिसीजन बना लिया था और कर भी रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन जो महारानी एलिजाबेथ थी प्रथम ने ही द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ला ईस्ट इंडीज की समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान कर लिया। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय इकरारनामा किया और फिर 1709 ईस्वी का समय आया, फिर यही कंपनी बन गया था जिसे हम लोग आज माने कि जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो ये लिवेंट कंपनी ही पहले हुआ करती थी, नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह भाई। तो अकबर था। अकबर का काल पता होगा आपको कि 1556 से लेके कहाँ तक 1605 ईस्वी तक ये रहे थे, अकबर शासक रहा था। तो ये भारत का निम्नलिखित यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता था कि 1600 के आसपास आया, तो उस समय जो बादशाह था भारत का वह मैंने भारत का निम्नलिखित में से जो बादशाह था वह अकबर था। इसके बारे में डिटेल में दिया भी गया है यहाँ पर, समझिए ना, ये पढ़ सकते हैं आप कि सितंबर 1599 ईस्वी के समय में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा की थी। इसने पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग इनटू द इंडीज रखा। इस दौरान भारत का जो बादशाह था वह अकबर था, जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना। देखिए, भारत में सबसे पहले कारखाना जहांगीर के समय खोला था, लेकिन जो अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि भारत में व्यापार करने के वो पहला अधिकार पत्र अकबर के काल में मिला था, यानी कि लिवेंट कंपनी को मिला था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, जहांगीर। तो याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम माने कि अस्थायी कारखाना था। सूरत में जो मसूलीपट्टनम में 11 में खुला था वह एक अस्थायी कारखाना था, लेकिन 1613 में जो खुला वह एक अस्थायी कारखाना था। 25 नंबर क्या है क्वेश्चन, जो देखिए कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अभी पढ़े थे 1613 ईस्वी में, ज़्यादा इसके डिटेल में न पढ़ने की ज़रूरत है, अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने में स्थित है। कहाँ कारखाना स्थित था ये, तो भरूच तिरुचिरापल्ली ये सही माने कि भरूच में सिर्फ था। इसके डिटेल में यहाँ देखिए कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दाश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत हो गया, भरूच हो गया, बुरहानपुर हो गया, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने क्या किया, स्थापित
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगा था? तो अभी पढ़े हम लोग, सूरत में ही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना? तो सूरत में सबसे पहले कौन खोला था? अंग्रेज ने। अंग्रेज तो ही जहांगीर के शासनकाल में खोला था। तो यहाँ लिखा है उसी चीज़ को कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की क्या दे दी? अनुमति। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में। और उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था, जो क्या था? अस्थायी था। लेकिन 1613 में जो खोला वह क्या है? अस्थायी था। फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही खोला था। नेक्स्ट देखिए 30 करा, वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिला? तो कहाँ मिला था? सूरत में ना, तो सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत में ही प्रेसिडेंसी बनाया था। बाद में यह बॉम्बे क्या कर दिया? स्थापित, लेकिन शुरू में सूरत में ही था। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त किया था और इसको दहेज के रूप में मिला था। क्योंकि यहाँ पर, अच्छा चलो यहाँ पर लिखा भी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे चलिए क्या है, करा, निम्नलिखित में से किस वर्ष यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो 1797 में जो इलाहाबाद नाम से यानी कि आज प्रयागराज है वहाँ पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यानी लिखा भी है, अवध के नवाब उस समय सादत अली था, जो 1797 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। लाचार में सौंप दिया होगा। 34 देखिए क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो वह था सर जॉन चाइल्ड, जिसको औरंगजेब ने रगेद दिया, भगाया। करा, बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर था ये 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हून यात्रियों को बंदी बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। इसके कारण उसको विवश होना पड़ा और भागा यहाँ से। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम युद्ध का क्या तत्कालिक कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि डी है। तो चारों सही, लेकिन डी जो है बेस्ट इसका सही उत्तर है ना। इसका व्याख्या पढ़िए तो पता लगेगा आपको कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 48 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। का विस्तार मात्र है ये, सिर्फ, और कुछ नहीं है ये। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, खाली आगे चूँकि दिया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, याद रखना है। इसमें कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, जो देखिए क्या है, कैसे मैंने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध पे जो है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1/100 की संधि के तहत खत्म हुआ था। तो याद रखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1/100 की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ना, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये निर्णायक था, यानी कि ये सी का सी ही हो जाएगा, यानी तीसरा। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, जो तैमूर लंग यानी टीपू सुल्तान हराया। यहाँ दे भी दिया है व्याख्या, देख रहे हैं ना,
प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक निर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सही है 46 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, यही गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, ये सही है। यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दिया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या है 46 से 48, द्वितीय युद्ध 49 से 54 है। उसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध पता है 61 में हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी? तो ये डुप्ले था। डुप्ले बहुत बड़ा खिलाड़ी था जिसके बारे में इससे अंग्रेज भी थर थर काँपता था। देखिए इसके बारे में, डुप्ले के बारे में आपको डिटेल में इसमें जो दिया है बताता हूँ क्या दिया है। देखिए लिखा ना कि डुप्ले ने पहली बार ओवे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन ये बने, यानी अंग्रेजों के लिए ये मार्गदर्शक बन गया। कौन? डुप्ले। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों के साथ व्यय पर नियुक्त कराया, यानी पैसा खर्च करो आपको सेना देंगे। पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। ये भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालसेन ने लिखा है कि उसने योजनाओं का प्रभाव उसके जाने से पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ कमाया। ये डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ खोला था? तो अभी बताए थे सूरत में। इसका व्याख्या देखिए। एक था लुई 14 में। लुई 14 में का एक मंत्री हुआ था कालवर्ट, जो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी किस कंपनी का नाम है? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरों के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना क्या किया? स्थापित कर दिया इन्होंने। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में। अभी डिटेल में हम लोग पीछे पढ़े ही हैं। 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कालवर्ट को, चूँकि लुई 14वें का ये मंत्री था। बंगाल में एक निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो एक तो चिंसुरा और हुगली दोनों ने डचों ने ही स्थापित किया था। तो ये याद रखेंगे। इसका व्याख्या भी दिया है जो हम लोग पढ़े हैं पहले। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में डच लोग पटना में पहली बार इन्होंने फैक्ट्री भी क्या किया था? स्थापित कर लिया था, है ना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहा था? क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी, जिसके कारण। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्डेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। आगे देखिए। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय पर प्रवेश किया। कौन किया होगा? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद कौन आया था? डच आया, उसके बाद कौन आया होगा? तो अंग्रेज आया, तब फ्रांसीसी आया। इसका ऑर्डर यही है। यानी भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन इस क्रम है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आया। 47 नंबर देखिए। यहाँ पर मिलान करने का है। तो पांडिचेरी फ्रेंच से लिया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? पांडिचेरी फ्रेंच। दूसरा, गोवा हम लोग पुर्तगीज से छीने थे। ट्रावनकोर के डेनिश से और सद्रास डच से छीने थे। आगे यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हम लोग 55 देख लेते हैं। इसमें
करा 48 नंबर, उस क्षेत्र का पहचान करिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, तो बिहार से मिलता था। 49 भी देखिए सेम क्वेश्चन है, अफीम उत्पादन कहाँ से, तो इसका सही उत्तर बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी ही तो आया था क्या, सबसे लास्ट में वही आया था। आगे यहाँ 51 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ये सभी जगह व्यापारिक अड्डा, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। 52 क्या है, 52 रहने दीजिए, ज़्यादा आएगा नहीं। और ये 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, करा किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस पर समय उस व्यवस्था का भाग है, यह सब कुछ है, तो यानी डी.बी. मैकाले ने कहा था ये। और ख़त्म हो गया इसमें। और एक्स-ला-शापेल के साथ संधि खत्म हुआ था, ये तो बता दिया, एक्स-ला-शापेल 1748 में। आगे अब हम लोग देखिए पहला पढ़ लिए, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मॉडर्न का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब नेक्स्ट वीडियो में। पहला जो हम लोग पढ़ें कि यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, जिसके बारे में हम लोग क्या किए, जान लिए। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आराम से किसके बारे में, क्या बोलते हैं, यूरोपीय कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके आगमन कैसे हुआ था। तो इसमें इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।